अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक डिप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन को समझना होगा कि व्हाट इज़ अ डिप्रेशन, हाउ वी अंडरस्टैंड, हाउ वी डील, हाउ वी ट्रीट द पेशेंट। और सबसे जो बड़ी बात है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इलाज करवाने के बावजूद और मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि भाई हम होम्योपैथिक सिस्टम को क्यों तरजीह दें, इस सिस्टम के अंदर ऐसा क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम डिप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ये एक किस्म की इंजरी होती है, ये एक ज़हनी सदमा है, और जो कुछ भी इसके नतीजे के तौर पर या आउटपुट जो हमारे सामने आता है वो सारी की सारी इसकी अलामात होती हैं। यानी कि जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं उनका जो पेशेंट इज़हार करता है वो फिज़िकली प्रॉब्लम की सूरत में हमारे सामने आता है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। अब ह्यूमैनिटी क्या है? एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे का ख्याल करना, दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना, प्यार मोहब्बत बांटना, माशरे के अंदर जस्टिस होना। तो जब एक माशरे के अंदर इनजस्टिस होगा, किसी की ज़ात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी की खूबियों को सराहा नहीं जाएगा, उसको मसलसल इग्नोर किया जाएगा, उसकी हक तलफी की जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका उस सिस्टम से ही इत्मीनान उठ जाता है। तो ऐसे में मरीज़ के अंदर जो होता है वो बेजारगी आना शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पर अब ये किसी भी नतीजे में हो सकता है कि चाहे वो किसी बीमारी का मुकाबला कर रहा हो, अगर वो किसी बीमारी का या इनजस्टिस का या उसके साथ एक लंबे अरसे तक नारवा सलूक रखा जा रहा है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले डिप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मरीज़ जो होता है वो बददिल हो जाता है, उसके अंदर पसमानदगी आ जाती है, उसके नज़दीक दिन और रात, खुशी गमी, दुख सुख, अच्छाई बुराई, ये सब एक बराबर हो जाते हैं। उसे किसी में भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, बिल्कुल इनसेंसिबिलिटी आ जाती है। जो पहली चीज़ जो होती है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि मरीज़ के अंदर खुद इत्मीनान की कमी आ जाती है। अब देखें, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है उसका डिप्रेशन के नतीजे में। और अब इसका जो इजहार पेशेंट करेगा वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, वो किसी भी तरीके में हो सकता है कि वो कह सकता है कि जनाब मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं रही है, मेरी सेक्स पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, मुझे खुद पर डॉक्टर साहब इतना इत्मीनान ही नहीं है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। क्यों? उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, वेरी ऑफ लाइफ आ जाता है, लोथिंग ऑफ लाइफ आ जाता है, डिसगस्ट एवरीथिंग। और अगर इस इंजरी का मसलसल यानी कि अगर किसी शख्स को इस कैफियत के अंदर रखा जाए और वो मसलसल एक लंबे अरसे तक गमगीन और अफसुर्दा रहे, तो फिर ये बड़ा ही ख़तरनाक इसका जो आउटपुट होता है, बड़ा भयानक नतीजे इसके सामने आते हैं। तो ऐसे में लोग जो होते हैं फिर अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं, इंडिफरेंस आ जाता है, कंपनी अवर्जन आ जाता है, लोगों के साथ मेल मिलाप में उनमें कमी आना शुरू हो जाती है, दूसरों की खुशियों में वो शरीक नहीं होते हैं। और बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा देखा गया कि पेशेंट इस कदर बेजार हो जाता है कि वो अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है, सुसाइड कमिटेड। और बाज़ केसेस में इस इंतहा तक पहुंच जाते हैं कि बंदा खुदकुशी कर लेता है। अब जो हमारे सामने अलामात आ रही हैं, अब
चाहे वो पेशेंट बताए या उसके घर वाले बताए, उनमें कंपनी अवर्जन है। सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने आएगी कि कंपनी अवर्जन हो जाता है, पेशेंट आइसोलेट कर जाता है, इंडिफरेंस हो जाता है, यानी कि ना उसे किसी की खुशी गमी से कोई इंटरस्ट है। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ कोई मर गया तो ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ कोई जीवे, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ कोई गर्ज नहीं है, ना ਉਹਨੂੰ घर 'ਚ कोई आया चंगा लगता है, ना ਉਹਨੂੰ जनाब कोई बाहर ਦਾ चंगा लगता है, बस वो कल्ला ही रहना चाहता है। बाज़ औक़ात मरीज़ों के विच इहो जी हालत हो जाती है कि जनाब वो खुद अपनी सेहत तो ही इंडिफरेंस हो जाते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही लात तलकी इख्तियार कर लेंगे हैं। Well he says when he is very sick, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ च हुंदे ने वो उस वक्त भी उसका इजहार नहीं करते, बल्कि कहते हैं जी असी तो ठीक है, सानू तो डॉक्टर साहब किसी भी किस्म की दुआ की जरूरत नहीं, तुहानू बुलाया कद लई, तुसीं आए क्यों हो, मैनू की होया, मैं तो बिल्कुल ठीक है, मैं तेनों हट्टा कट्टा नज़र नहीं आता, किधरों तेनों मैं बीमार लग रहा। ऐसे पेशेंट इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, वो शेयरिंग नहीं करते हैं, वो किसी पर इतमाद नहीं करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, मिसट्रस्टफुल हो जाते हैं। और मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं जो शिकायत लेकर आते हैं वो होती है जी हेडेक, डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ये दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। डेल्यूजन टॉर्मेंटिंग हीयस, ये तो मुझे एक लंबे अरसे से मसलसल अजियत में रखे हुए है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे डेल्यूजन परसूट ही वाज, उसका ताकब किया जा रहा है, ये तकलीफ़ उसका ताकब कर रही है, परसिक्यूटेड है, उसको अजियत दी जा रही है। अब देखें एक तरफ ये फ़िज़िकल इफ़ेक्ट है जो वो सर दर्द के हवाले से लेके आए, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो है कि वो दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जनाब मेरी जो मेमोरी है, मेरी याददाश्त है डॉक्टर साहब वो ख़त्म हो रही है, मुझे पता ही नहीं चलता जाना किधर है, करना क्या है, घर से किसी काम के लिए निकलता हूँ, रास्ते में जाता हूँ तो भूल जाता हूँ, घर कोई चीज़ लेने के लिए जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। और बहुत सारे पेशेंट के अंदर फिर क्या होगा कि इनडाइजेशन, बदहज़मी का अमल शुरू हो जाता है, लॉज ऑफ एपीटाइट, उन्हें भूख ही नहीं लगती है। अब जब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा, तो दूसरी तरफ उसका आउटपुट क्या होगा कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वो लागर होना शुरू हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटी को जारी नहीं रख सकता। खाली पेट रहने से पेट के अंदर गैस आना शुरू हो जाता है, पेट में गैस भर जाता है, और उसके साथ ही फिर सर में दर्द है, सर में भारीपन है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिस्टेंशन हो सकता है, पेट के अंदर तनाव हो सकता है, पेट फूला हुआ हो सकता है, और मरीज़ को ऐसे लगता है कि जैसे घुटन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दिल बंद हो जाएगा। तो वो ऐसी बहुत सारी अलामात होती हैं वो हमारे सामने मरीज़ रखता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा रूह नहीं करता किसी चीज़ नूं, वेखण नालों नहीं करता, डॉक्टर साहब मैं बड़ा ही परेशान हाँ, डॉक्टर साहब मेरा दिल रोंदा है, डॉक्टर साहब मैं सुता हुन्ना मेरा दिमाग जागदा हुंदा है, डॉक्टर साहब बाहरों मेरी अखां खुश्क ने अंदरों रो रही ने, डॉक्टर साहब मेरा दिल बड़ा ही रोंदा जी, डॉक्टर साहब मैं बड़ा ही दुखी जे, डॉक्टर साहब मेरा कोई भी नहीं जी है, मेरा कोई एहसास करने वाला नहीं है, मेरा वस नहीं चलता कि मैं छड़ के किते दूर चला जा, मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ला। और बाज़ औक़ात मनफी ख्याल इस कदर डेवलप हो जाते हैं कि फिर मरीज़ को दूसरों की खुशी भी अच्छी नहीं लगती है, उसके अंदर जेलसी आ जाती है, वो हसद हो जाता है, इवन कि वो दूसरों को तकलीफ़ नुकसान पहुंचाना, उसमें वो कोई भी कबाहत महसूस नहीं करता है। तो अब इन सारी चीज़ों का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ज़ाहिर बात है कि बिज़नेस इनकैपेसिटी होगी, वो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी को ठीक तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकेगा। जब रोज़मर्रा की एक्टिविटी को ठीक तरीके से
सर अंजाम नहीं दे सकेगा तो ज़िंदगी के मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि इस डिप्रेशन ने तो डॉक्टर साहब मेरा जिस्म ही काम नहीं करता, मेरे जिस्म 'ਚ बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरा जिस्म टुट रहा है, मेरा बुखार नहीं उतर रहा, बहुत ज़्यादा थकावट है। और सबसे बढ़कर मरीज़ को अक्सर मरीज़ों में देखा गया कि इंसोमेनिया, उन्हें नींद नहीं आती है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन में, कि मरीज़ की जो नींद होती है ये ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, पैल्पिटेशन आ जाती है, मामूली सी बात पे उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, छोटी छोटी बात पे वो उसे पछतावा होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बात पर वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है। ये बहुत सारी ऐसी कैफियत हैं जिनका मरीज़ इजहार करता है। अब सबसे अहम पॉइंट कि भाई ऐसे पेशेंट को हमने डील कैसे करना है, किस तरीके से हमने उनकी हेल्प करनी है, और हम क्यों होम्योपैथिक सिस्टम को जो है ये प्रमोट करें, क्यों इसको तरजीह दें, या पेशेंट हमसे ये सवाल करता है कि भाई क्यों दूसरे सिस्टम को छोड़कर हम इसको अडॉप्ट करें। तो सबसे पहले देखना होगा कि इसका जो बेस्ट अप्रोच है वो कहाँ पर मिलती है। अच्छा, दूसरे सिस्टम में सबसे बढ़कर ट्रैंकुलाइज़र मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर देखा है कि साल मेडिसिन खाने के बावजूद जो मरीज़ होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। अगर वो एक प्रॉब्लम का उन्हें बेहतरी महसूस हो रही है तो दूसरी तरफ जो होता है कि उनकी याददाश्त ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उनकी जो सेक्सुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, और उन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। बस मेडिसिन खा ली है तो डॉक्टर साहब ये दवा खाता है तो बस ऐसे जैसे ना टुन होके बैठा रहता है, नशेइयों वाली हालत होती है। और बाज़ पेशेंट में देखा गया है कि वो इस कदर मायूस हो जाते हैं तो वो इसका कोई आउटपुट, या तो वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, या कमिटेड हो जाते हैं, या फिर वो किसी बुरी हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं, नशे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब वो नशा करते हैं तो उनका जो ब्रेन के हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो चीज़ें जो उन्हें रियल लाइफ में नहीं मिल रही थी वो समझते हैं कि अब उनका मदावा यही है। तो जब भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आए तो हमने इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। अब ये जो कैफियत होती है ये ग्रेजुअली चल रही होती है, और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो फिज़िकल प्रॉब्लम को ही लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सर दर्द हो रही है, मेरी सर दर्द नहीं जा रही। तो अब देखें कि अगर एक बंदा डिप्रेशन का शिकार है तो हर सर दर्द के लिए 2 गोली डिस्प्रिन हल नहीं होगा, हर मरीज़ के लिए नींद की गोली उसका हल नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटली चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। हाउ वी डील, हाउ वी अंडरस्टैंड, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, पूरी केस टेकिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके हमें समझ आएगी कि ये जो पेशेंट है ये हमारा डिप्रेशन या एंग्जाइटी की तरफ जा रहा है। और उसके बाद जो सबसे अहम बात वो है इसकी काज को जानना, इसकी रीजनिंग को जानना। अब देखें बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनमें नेचुरली उनके जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है वो ख़ानदानी तौर पर कन्वर्ट होता है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 27% लोग जिनके वालिदैन के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो ये 27% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। उसके बाद कुछ बीमारियां होती हैं जो एक लंबे अरसे तक इंसान उनका मुकाबला करते करते जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो डायबिटिक पेशेंट बहुत सारे ऐसे हैं वो इस बात का शिकार हो जाते हैं।
इसी तरह किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां भी हैं जो लंबे अरसे तक चलने के बाद जब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था तो उनके अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाती है कि अब तो मैंने ठीक नहीं होना। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इन पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा कि हमारे पास जो पेशेंट आया है वो किस स्टेज में आया है, इनिशियल स्टेज है या बहुत डेवलप हो चुकी है, ये किसी बीमारी के नतीजे में यानी कि तबई तौर पर है, विरासतन है, या कोई उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो बहुत सारी चीज़ों को इनसाइड ले रहा है, इंट्रोवर्टेड है। बहुत सारे लोगों में ग्रीफ जो होता है, सदमा, किसी प्यारे के बिछड़ जाने का, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ लव्ड वंस है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड है। तो हमें उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो रीज़निंग है या वजूहात हैं उनका जानना बड़ा ज़रूरी है। जब वो हमारे सामने आ जाती हैं तो फिर हमारे सामने एक गाइडलाइन आ जाती है और वहाँ पर जाकर हम बड़े अच्छे तरीके से उनकी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी फ़ीमेल्स के अंदर उनके हार्मोनल चेंजेस हो जाने की वजह से, उनके पीरियड सप्रेस्ड हो जाने की वजह से, उनके अंदर रहम के यूट्रस में सिस्ट बन जाती हैं, फाइब्राइड्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा जी, अब अगर इसके इलाज की बात की जाए कि ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए, उनका इलाज क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें रीज़निंग को नोट करना होगा, उसकी काज को नोट करना होगा। फिर नफ्सियाती पहलुओं पर या बजरिया एंटी डिप्रेशन वाली मेडिसिन में दूसरे सिस्टम में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब काज में मिसाल के तौर पर मैंने जैसे पहले ऊपर बयान किया है कि विरासत में बाज़ बच्चे जो होते हैं वो पैदाइशी तौर पर ही इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं और 60 से 70% दिमागी नकायस या ख़राबियाँ जो होती हैं वो विरासी असरात के सबब पैदा होती हैं। और माहिरीन के मुताबिक इस मरीज़ से जो इस बीमारी का शिकार हो 27% इम्कान होता है कि इसके किसी बच्चे की पैदाइश को ये मर्ज़ लाक हो जाएगा। हाई पोलर डिप्रेशन के मतलब भी यही कहा जाता है कि तकरीबन इसके शिकार मरीज़ों में से 50% को ये मर्ज़ अपने वालिदैन से विरासत में मिलता है। एक तंदुरुस्त माँ बाप के यहाँ भी कभी कभी ऐसे केस देखने में आ जाते हैं कि उनमें भी ज़हनी मरीज़ का बच्चा पैदा हो जाए। तो यानी कि जो विरासतन है वहाँ पर ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी कम होती हैं। हाँ, जहाँ पर शख्सी असरात हों कि अगर कोई ज़हीन है दूसरा ज़हीन नहीं है, उसके अंदर जेलसी पाई जाती है, उसके अंदर खुद इत्मादी की कमी है, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से तिब्बी असबाब में जहाँ पर ज़ैबितिस होता है उससे जो डिप्रेशन पैदा हो जाती है, या सदमे के बाद जो डिप्रेशन पैदा हो जाती है कि कोई शदीद सदमा हुआ, किसी करीबी अजीज़ की बेवक्त मौत हो गई, कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, या किसी शर्मनाक काम कर लेने के बाद जहाँ पर मरीज़ की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने का सदमा हो, तो उस वजह से भी एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरसमेंट या एलिमेंट्स फ्रॉम मोटिफिकेशन, इसी तरीके से काम की ज़्यादती की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी या जिस्मानी काम करते हैं और इस वजह से वो तनाव और दबाव का शिकार हो जाते हैं, उन्हें इस कदर थकावट हो जाती है कि वो आसानी से इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं।
ग्लैंड्स की खराबियों की वजह से डिप्रेशन हो जाती है, जिस्मानी इन्फेक्शन की वजह से डिप्रेशन हो जाती है। जी दोस्तों, अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहला सवाल ये कि जो पेशेंट भी करता है कि भाई होम्योपैथिक अद्वियात को क्यों तरजीह दी जाए। अच्छा, एक तो वो कंडीशन वाले हैं कि जो पूछते हैं कि भाई क्यों तरजीह दी जाए, और दूसरे वो होते हैं जो दूसरे सिस्टम से थक कर आ जाते हैं, यानी कि वो मेडिसिन खा खा कर उनका जनाब वो पहले से भी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका होता है, यानी कि मेडिसिन खाने के बावजूद उनमें बेहतरी नहीं आती। एक वक्त तक तो ट्रैंकुलाइज़र बड़ा अच्छा काम करती हैं, पहले वो एक गोली खा रहा होता है नींद के लिए, फिर उसमें 1.5 हो जाती है, 2 हो जाती हैं, या उसकी पावर बढ़ती जाती है, और उसके साथ साथ उसको और बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं कि उसकी याददाश्त होती है वो पहले से भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, या पेशेंट बिल्कुल गुमसुम होकर रह जाता है। यानी कि जो सिम्टम्स आ रही हैं उनको साइलेंट कर देना ट्रीटमेंट नहीं है। तो होम्योपैथिक में इसलिए तरजीह दी जाती है कि इसमें अकॉर्डिंग टू द साइन और सिम्टम्स, और दूसरा कॉज पे जाके और जो मेजर रीजनिंग होती है उस पर जाके ट्रीटमेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास टॉप की मेडिसिन है जी एग्नेशिया अमारा। अब ये एक्यूट केसेस के लिए बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, जहाँ पर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ है, एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट है, धोखा हो गया किसी के साथ मोहब्बत में, उसके बाद जो वो डिप्रेशन के अंदर चला गया, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। डेथ लव्ड वंस हो गई, किसी फैमिली की हो गई, किसी रिलेटिव की हो गई जिसके साथ वो बड़ा अटैच था, उसके बाद वो दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती है, वो तन्हाई का शिकार हो जाता है, कंपनी एवर्जन आ जाता है, कंसोलेशन एग्रेवेशन आ जाता है। तो यकीन माने ऐसी कंडीशन में, और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि पता चलता है कि भाई अब देखें एक वो काज थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि किसी का कोई अजीज़ या वालिद वालदा बहन भाई या किसी की भी डेथ हो गई है, उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, खामोश हो जाता है, वो किसी से बात ही नहीं करता है, या वो मसलसल वीपिंग कंडीशन में है, वो बहुत ज़्यादा आहें भरता है। अब उसके बाद वो चूँकि मुकम्मल तौर पर वो अपनी खुराक का भी ख्याल नहीं रखता है, उसको कमज़ोरी भी आती जाती है, उसको स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि एक काज और उसके बाद जो आने वाली एलिमेंट्स हैं। तो जब हमें उसकी हिस्ट्री का पता चलता है, उसकी काज का पता चलता है, तो हमारी चॉइस में सबसे पहले एग्नेशिया अमारा होगी। तो जब एग्नेशिया अमारा को देंगे तो अब उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आई हों, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो किडनी का पेशेंट हो, तो वहाँ पर जो एग्नेशिया अमारा दी गई वो बड़ा अच्छा वर्क करेगी। तो उससे क्या होगा, उसका मूड चेंज होगा। मरीज़ कहेगा कि डॉक्टर साहब अब मेरा ज़िंदा रहने को दिल करता है, अब मेरा दूसरों से बात करने को दिल करता है। आपकी दुआ से पहले मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, मुझे खुराक अच्छी नहीं लगती थी, मुझे अपनी पसंद की चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता था। इसके अंदर होता है क्विक परसीव एंड रैपिड एग्जीक्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी किस्म के ये लोग होते हैं, इनकी एक अपनी दुनिया होती है। वो जैसे नावलों के अंदर होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उसकी एक दुनिया होती है। इसी तरीके की जो एग्नेशिया है, इसके भी जो थॉट्स और ड्रीम्स इसी किस्म के होते हैं। लेकिन जब रियलिटी के अंदर इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, कोई एंगेजमेंट इसकी टूट जाती है, इसका दिल टूट जाता है, तो जो वहाँ से एलिमेंट स्टार्ट हुई है उसको बुनियादी तौर पर एग्नेशिया रिमूव कर देती है। फिर उसके बाद जो जब पेशेंट में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश आ जाती है, पहले तो उसके अंदर ज़िंदगी की ख्वाहिश ही नहीं थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आपकी एग्नेशिया देने के बाद पेशेंट कहता है कि मुझ में डॉक्टर साहब ये तब्दीली आ गई है,
पहले वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन अब वो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। अब उसे चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं, यानी कि उसकी बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया है। वो नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव आ गया है। और अल्लाह ताला ने हमारे सिस्टम के अंदर एक ऑटो इम्यून सिस्टम रखा हुआ है। एक अंदर भी डॉक्टर है हमारे सिस्टम के अंदर, जो हमारे सिस्टम को बेहतर करता है, जो बैलेंस रखता है। तो जब पेशेंट खुश होता है, जब इंसान के अंदर खुद से जीने की तमन्ना जाग जाए, तो यकीन माने कि फिर वो बड़ी से बड़ी नाकामी से बाहर निकल आता है। ये रोल अदा करती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। इसी तरीके से हमारे पास एक और मेडिसिन है नेट्रम-म्योर। अब नेट्रम-म्योर जो है ये क्रॉनिक केसेस के लिए बड़ी ही मुफीद मेडिसिन है। और नेट्रम-म्योर के जो पेशेंट होते हैं ये बड़े ही इंट्रोवर्टेड किस्म के होते हैं। ये अपनी बात किसी को जल्द नहीं बताते, किसी के साथ शेयर नहीं करते। बड़े सिलेक्टिव इनके लोग होते हैं जिनके साथ इनका रिलेशन होता है। एक आधा इनका दोस्त होता है। ये अपने वालिदैन के साथ देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और ये मरीज़ ऐसे होते हैं कि ये डॉक्टर के पास अगर एक लंबे अरसे से भी आ रहे हैं ना, तो वो फ्रेंडली माहौल नहीं इनके दरमियान बनता। यानी कि ये लोग जल्द किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। किसी भी महफिल में, किसी भी अजनबी जगह पर जाने में, या ख़ास तौर पर ऐसे लोग जहाँ पर लगें कि जनाब ये इनका मजाक या ठट्ठा बनाएंगे कि भाई इसकी मंगनी टूट गई है, इसके शोहर ने इसको छोड़ दिया है, तो ये ऐसी जगह से बड़ा अवॉइड करते हैं। ये दूसरों को मौका ही नहीं देते हैं। ये अपने गिर्द एक बाउंड्री लाइन बना के रखते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो नेट्रम-म्योर होती है ये बड़ा अच्छा वर्क करती है। और ये डायबिटिक की भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ये किडनी फेलियर की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ये एनीमिक कंडीशन की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ये हेडेक की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ये स्किन प्रॉब्लम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो यानी कि ये मेडिसिन ऐसी है जो टोटली रिकवर करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह हमारे पास एक और मेडिसिन है जी, ऑरोमेट। अब देखें, ऑरोमेट जो है एक ऐसा बंदा जो ना दिन देखता है ना रात देखता है। उसकी ज़िंदगी का जो महवर होता है वो उसके बच्चे होते हैं, उसकी फैमिली होती है, या जिस जगह पे लगा होता है, जॉब कर रहा होता है, उसका दफ्तर होता है, वो उसको प्रमोट करने के लिए, उसके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए अपनी फैमिली के दिन रात एक कर देता है। लेकिन जब किसी भी मौके पर उसके अंदर ये फीलिंग आ जाए, उसको इग्नोर किया जाए कि भाई आपने क्या किया है, उसके बच्चे ये बोलें कि पापा आपने क्या किया है, बीवी बोले कि भाई आपने कौन सा अनोखा काम कर दिया, सारी दुनिया अपने बच्चों वास्ते कर दी, या उसको नौकरी से उस जगह से हटा के दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, उसकी हक तलफी हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसके दिल को ले जाती हैं। इसका हार्ट पेशेंट बनने में सबसे ज़्यादा ऑरोमेट है। ये सिफिलिटिक मेडिसिन है, डिस्ट्रक्शन की टॉप की मेडिसिन है। और इसका पेशेंट भी जो होता है ये भी इंट्रोवर्टेड होता है, ये भी इंडिफरेंस हो जाता है, ये लातल्लक हो जाता है और सुसाइडल कमिटेड है। यानी कि अगर इस बंदे ने खुदकुशी करनी है तो किसी को एहसास भी नहीं होगा, ये अपनी ड्यूटी भी कर रहा होगा, इंडिफरेंस भी होगा, और ये लोग कर जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और बड़ी मेडिसिन कालीफास है जी। ये हर केस में देनी चाहिए। ख़ास तौर पर मैं बायोकेमिक में 6X के अंदर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये एंग्जाइटी की, ये डिप्रेशन की और ये वीक मेमोरी की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये स्पोर्टी मेडिसिन के तौर पर भी बड़ा वंडरफुल इसका रोल है। उसके अलावा एक और मेडिसिन है जी हमारे पास, सिपिया। ये भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी मेडिसिन है और ख़ास तौर पर जहाँ पर किसी की मॉर्टिफिकेशन हो चुकी हो, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू हो चुकी हो, रेप के केसेस के अंदर,
या ऐसे ख़ानदानों में जहाँ पर औरत को बहुत कमतर ख्याल किया जाता है, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना जी, औरत पाँव की जूती होती है, उसकी इतनी बेवकूफ़ी, या सिर्फ वो घरेलू मुलाजमा के तौर पर उसकी खुशी का ख्याल नहीं रखा जाता, या ऐसी फैमिली के अंदर जहाँ पर औरत की बड़ी बेकदरी होती है, जब वो पैदा होती है तो उसको अच्छा ख्याल नहीं किया जाता, बेटों को तरजीह दी जाती है, बेटियों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, उनको कमतर ख्याल किया जाता है। तो इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी होती है। तो इसकी जो सिम्टम्स हमारे सामने आती हैं, इसका जो पेशेंट होता है बड़ा ही रूड किस्म का पेशेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे डोमिनेंट अलामत मिलती हैं, अभी थोड़े दिन हुए हैं कि मैंने एक पेशेंट चेक की है, तो उसने कहा कि जनाब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, डिसगस्ट एवरीथिंग, हस्बैंड अवर्जन, फैमिली अवर्जन, चिल्ड्रन अवर्जन्स। लेकिन एज एक औरत होने के नाते घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करती है, लेकिन उनसे नफ़रत भी करती है। और बाज़ के में तो और मर्दों से ही जो है वो नफ़रत आ जाती है। तो जहाँ पर इस वाली सिचुएशन हो, यहाँ पर सिपिया मेडिसिन बड़ा ही ज़बरदस्त रोल अदा करती है। इसी तरह पल्साटीला बहुत अच्छी मेडिसिन है। मुझे एक ये गुजरात वाली साइड का एक केस था, तो उसकी जो मेडिसिन सेलेक्ट हुई थी वो पल्साटीला थी, और जो उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उसका जो लीवर था वो साइज़ में काफ़ी बड़ा हुआ था, फैटी लीवर था, और उसके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन था, किडनी में भी स्टोन था, स्टोमिक अल्सर भी था। तो जो पेशेंट का सबसे बड़ा जो की पॉइंट या टर्निंग पॉइंट मेरे सामने आया ड्यूरिंग द केस टेकिंग, कि पेशेंट ने कहा कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ लेकिन मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, ना मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं, और हस्बैंड तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। मुझे लगता है कि जैसे वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो मुझे छोड़ देगा। तन्हा रह जाने का खौफ, फॉरसेकन फीलिंग, इसका बड़ा टर्निंग पॉइंट है पल्साटीला का, और ये हमेशा इसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए पल्साटीला को कहते हैं कि ये एक स्पंज की मानंद होती है, यानी कि जितना भी प्यार मोहब्बत इसको दिया जाए ये और का डिमांड, यानी कि इसको रोज़ाना ये जतलाना पड़ता है कि भाई मैं आपसे बहुत। तो पल्साटीला देने से बड़े ही अच्छे नताज मिले, और तकरीबन 2 माह के बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो उसके अंदर जो लीवर फैटी था और जो उसका साइज़ बड़ा हुआ था उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी थी, स्टोमिक प्रॉब्लम में कमी आ चुकी थी। इस तरह टोटली पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ चुकी थी। और जब मैंने पूछा कि भाई अब आपका हस्बैंड आपका क्या रखता है, तो मरीज़ा का जवाब था नहीं रखता तो ना रखे खसमा नू खाए। अगे मैं बड़ी ਉਹਦੀ परवाह करती सा, हुण मैनू ਉਹਦੀ परवाह नहीं है। तो अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने घर के काम जो है ये खुद ही कर लेती हूँ, अब मुझे फ़ीवर नहीं होता। तो इसी तरीके से जो लेक्सिस है ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, ये हाइपरटेंशन की भी है, मीनोपॉज की भी है, और ख़ास तौर पर डिप्रेशन की। इसके अंदर हमेशा डेलूजन रॉन्ग सफ़र रहता है, और जब आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जब लेक्सिस का इंतखाब करते हैं, तो ये फाइब्राइड्स को, उनकी सिस्ट को, और औरतों के बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनको बड़ी आसानी से ठीक कर देती है। इसी तरीके से काफिया क्रूडा मेडिसिन है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, इंसोमेनिया का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी भी कोई ऐसी एक्साइटेड हो गई, कोई ज़्यादा खुशी मिल गई तो इनकी नींद जो होती है वो उड़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो कॉफ़ी है ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती है। ये मामूली सा हल्का सा भी शोर जो है ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। दरवाज़े पर दस्तक देना, ये भी इन आवाज़ जो होती है ये भी इनको अच्छी नहीं लगती है। घर में अगर कोई मोटर पंप चल रहा है, कोई छोटा बच्चा शोर डाल रहा है तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये थी कुछ मेडिसिन। इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।